दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज चैनल। आज हमारे स्टूडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरज सिंह पहुंचे हुए हैं और कई सवालों को उत्तर जानने के लिए हमारे स्टूडियो में लोग और हजारीबाग के जो हमारे दर्शक हैं वे भी, धीरज कुमार का नाम बहुत है। धीरज कुमार राजनीतिक से जुड़े हुए, समाज से भी जुड़े हुए हैं। हाल फिलहाल में ही एक ऐसा काम किए हैं जिससे समाज के कई वर्ग के लोग इनको बहुत अदब से इनका नाम लेते हैं लोग। और हम यही जानने के लिए धीरज कुमार को अपने स्टूडियो बुलाया और जानते हैं कि ये धीरज जी करते क्या है, राजनीति में क्या पकड़ है, क्या पहुंच है। बातें अनेक है लेकिन उनका उत्तर सिर्फ और सिर्फ धीरज जी देंगे। धीरज जी, आपके हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप से 2-3 सवाल, जो जनता का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है। हम जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में एक काम आप लोगों ने बिलावल से किया। हम छोटा सवाल से आपसे रूबरू हो रहे हैं। बिलावल में जो हजारीबाग से चतरा को सड़क जोड़ती है, वहां पे कई दिनों से पानी का जल जमाव था बहुत, और आप लोग के प्रयास से, आपका खास करके आपका प्रयास से वो जल जमाव और पानी निकासी का काम हुआ। क्या ऐसा लगता है कि कई नेता और भी प्रयास किए, कोई पानी में सूख गया, कोई जल धरना दिए, कोई मतलब कई तरह का आंदोलन वहां पे किए लोग, धरना प्रदर्शन जैसे जिनको लगा। आप ऐसा क्या किए कि एक ही दिन में वो रास्ता क्लीन हो गया और पानी भी निकल गया और उसकी भराई भी हो गई? दीपक जी, देखिए, वो सड़क जो है वो हम लोगों का बचपन से जुड़ा हुआ सड़क है। मैं आपको अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। हम आपके परिचय पे आएंगे। मेरा जो सवाल है परिचय का, हम आपके परिचय पे आएंगे। पहले हम सड़क की बात कर ले आपसे, फिर हम परिचय पे आएंगे। आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, राजनीतिक में कब आए, सबका सवाल आपसे हम पूछेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जनता का जो बड़ा सवाल था, मेरे लिए, आपके लिए हो सकता है ये छोटा सवाल हो, लेकिन जनता का जो सवाल है वो बड़ा सवाल है कि आखिर वो धीरज है कौन जिन्होंने ये सड़क का निर्माण एक दिन में नहीं 24 घंटा में करवा दिए? दीपक जी, उस सड़क से बचपन से हम लोगों का गुजरना रहा है। उसी सड़क में आगे बढ़कर के हमारा गांव है। मूल रूप से हम कटकम सांडी के सारूगाड़ू गांव के रहने वाले हैं। ये सड़क जो है वो हजारीबाग से चतरा को होते हुए ये सड़क जो है वो गया और NH2 को जोड़ता है। उस सड़क में इधर जब हमारे यहाँ एक दुर्घटना घट गया, लगातार हम उस सड़क से गुजर रहे थे। हर दिन हम देख रहे थे कोई ना कोई हमारे घर का लोग हो, हमारे गांव का लोग हो, हमारे परिचित लोग हो, उस जल जमाव के कारण गिर रहे थे। किसी का हाथ टूट जा रहा था, किसी का पैर टूट जा रहा था। कई टेम्पू वहां पे पलट गया है, एक्सीडेंट हुआ, कई बच्चे चोटिल भी हुए। चूंकि वही सड़क है जो आपको कटकम सांडी और शहर को भी जोड़ता है। नहीं, खाली इतना ही मामला नहीं है ना। हाथ पैर टूटने से लेकर के एक महिला का कमर टूट गया। दुर्भाग्य क्या बात है कि वहां पर एक महिला का डिलीवरी हुआ। बड़ा दुख की बात है। जब हम लोगों को ये बात पता चला तो हमारे मित्र जो कि इंटक में हमारे साथ प्रदेश के प्रवक्ता हैं, सुरजीत नागवाला जी, हम लोग दोनों चर्चा कर रहे थे कि सड़क को हम लोग कितना जल्दी ठीक करवा पाए, हम लोग क्या प्रयास करें। उसी समय हम लोगों को पता चला कि आज एक टेम्पू वहां पे पलटा है जिसमें एक बच्चे का पैर टूट गया है। हम और सुरजीत जी तत्काल वहां पहुंचे। पहुंच करके वहां के भयावह स्थिति को देखा और देख करके हम लोगों ने निर्णय लिया कि अभी से ही हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठेंगे और तब तक धरना पर बैठेंगे जब तक इस सड़क का निर्माण हो नहीं जाता है, जल जमाव वहां से नहीं खत्म हो जाता है। एक सवाल है, अब हम आपका परिचय जान ले। इतना तो पता चल गया कि आप सारूगाड़ू के रहने वाले हैं और कटकम सांडी क्षेत्र जाते हैं। कटकम सांडी एक सबसे बड़ा प्रखंड है, हजारीबाग जिले का 16 प्रखंड में सबसे बड़ा प्रखंड कटकम सांडी और फिर बड़का गांव है। तो वहां से विकास का जो रास्ता होना चाहिए वो अवरुद्ध है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। तो आखिर विकास क्यों नहीं हुआ? आप सरकार में है, आपका सरकार कई वर्षों से रहा है और कटकम सांडी का विकास नहीं हो सका। और एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप सारूगाड़ू में हैं, कटकम सांडी प्रखंड में, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या हुआ और कहाँ से अपनी शिक्षा दीक्षा स्टार्ट की? दीपक जी, मूल रूप से तो हम आपको बताया कि हम सारूगाड़ू के रहने वाले हैं। सारूगाड़ू जो है पहले
कंसार पंचायत में आता था, अभी वो बरगड्डा पंचायत में आता है। ये कटकम सांडी का ही पंचायत है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव के स्कूल से ही प्रारंभ हुई। मेरे बाबूजी हाई स्कूल में शिक्षक थे, 2-3 जगह उनका ट्रांसफर होते रहा, तो हम लोग हजारीबाग शहर में आकर के रहने लगे। और उसके बाद मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो हजारीबाग सेंट जेवियर से हुई। हजारीबाग सेंट जेवियर से 10th पास करने के बाद हम बोकारो चले गए। बोकारो से +2 किए। +2 करने के बाद ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन करने के बाद मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा हम रांची यूनिवर्सिटी से किए। हम लोग लाइन के आदमी हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। एक चीज और जानना चाहेंगे, राजनीतिक में कब आए और किस परिस्थिति को देखते हुए राजनीतिक में आया? देखिए, राजनीति में तो हमारा परिवार का जुड़ाव बहुत वर्षों से रहा है और मेरा पूरा का पूरा परिवार जो है वो कांग्रेस का ही परिवार रहा है। अगर कांग्रेस की सदस्यता की बात करें तो याद है कि शायद 1998 में या 96 में हम कांग्रेस का जो है वो सदस्य बने थे। बहुत लंबा उसके बाद शिक्षा सब जगह होते रहा, कांग्रेस से जुड़ाव बना रहा और वर्तमान में हम भारतीय मजदूर कांग्रेस जो है उसका झारखंड प्रदेश सचिव है। बाकी सामाजिक कार्यों में जो हमारा जुड़ाव है वो तो आप लोगों के दिखा, आपका सामाजिक कार्य तो दिखा। धीरज जी, क्या और सवाल है कि अभी आपकी सरकार है, मिली जुली सरकार है, लेकिन आपकी सरकार है। इस समय एक बड़ा गंभीर मामला शहर में है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सारे जो नगर निगम के लोग हैं वो हड़ताल पे हैं। तो सरकार से आप लोग का हमेशा बातचीत होते रहता है, आप लोग ऊपर के लोगों से, मंत्री से, तो इस विषय पे आपने कभी चर्चा किया कि नहीं? देखिए, हजारीबाग का जो सबसे बड़ा विडंबना है वो हजारीबाग को हमेशा पिछला 25-30 वर्षों से हजारीबाग को 2 धर्मों के बीच में बांट करके रखा जा रहा है। कोई हजारीबाग को किसी आईने से देखते हैं, कोई किसी आईने से देखते हैं। हजारीबाग का मूलभूत सुविधा से किसी को कोई मतलब रहता नहीं है। अभी वर्तमान में जो आप बात कर रहे हैं, गंदगी फैला हुआ है, तो इसके लिए नगर निगम जो है पूरे तरीके से नगर निगम जवाबदेह है। सरकार हमारी है, हम भी अपने जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं। हमको भी, सरकार को भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी और जितना जल्द हो सकता है वो हमारे जो सफाई कर्मी भाई बहन हैं उनके साथ हम लोगों को बैठना चाहिए। उनका जो भी वेतन से संबंधित जो भी मामला है हाँ। उस मामले को निपटाना चाहिए और निपटा करके हजारीबाग को, जैसे हजारीबाग को हम लोग बागों का शहर बोलते थे, आज के तारीख में हजारीबाग जो है वो गड्ढों का शहर, गंदगी का शहर, हम लोग इस तरीके से हजारीबाग को बोला जा रहा है। जो हम लोग सब के लिए ये हम सवाल भी है, पत्रकारों के लिए भी ये बहुत ही शर्म का विषय है। सही बात बोले आप। एक बड़ा सवाल रह गया है कि हजारीबाग में 2 चीज का बहुत केंद्रीकरण हो गया है, जैसे शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया और शिक्षा का जो स्तर है बिल्कुल गिर गया है। और इसी से रिलेटेड हम आपको बताते हैं कि आज के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो नशा से बहुत लगाव रख रहे हैं। हर स्कूल कॉलेज के बाहर में नशा का कोई सामान बिक रहा है, ब्राउन शुगर खास करके। इसके लिए हजारीबाग के जो उच्च पदाधिकारी हैं काफी मतलब इस पर बहुत सारा कार्यक्रम चलाए हैं, हम लोग भी चलाए हैं कार्यक्रम, लेकिन रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। धीरज जी, तो सबसे पहले हमको बताइए कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, इसके वजह से नशा का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है। दीपक जी, सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सवाल पे आते हैं। आपका पहला सवाल है कि हजारीबाग में शिक्षा का, सरकारी शिक्षा का स्तर जो है वो गिरते गया, इसीलिए शिक्षा का व्यवसायीकरण जो है बढ़ते चला गया। देखिए, इसमें आप आलोचना कहें या सच्चाई कहें, आपका जनप्रतिनिधि अगर शिक्षा के व्यवसाय में आ जाए तो फिर वो इस काम को वो सरकारी शिक्षा को या सरकारी स्कूल को आगे नहीं बढ़ाएगा। ये पूरे तरीके से व्यवसाय का विषय है। अगर सरकारी स्कूल, अगर आज के तारीख में सरकारी स्कूल का स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए कौन जाएगा? जैसे हम तो आपको बताए, हाँ, बीच में हम नौकरी भी किए, नौकरी जो है फाइनेंशियल सेक्टर में किए, इंश्योरेंस में किए, तो वहां एक नियम होता था कि जो भी यूनिट मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर होगा, वो अपने किसी भी रिश्तेदार को या अपने नाम से एजेंट का कोड नहीं ले सकता है। वो ऐसा इसीलिए किया जाता था कि वो ऐसा ना करे
कि वो पैसा के लालच में अपना मूल काम को छोड़ करके पैसा के लालच में वो अपने से पॉलिसी बेचे और उसका फायदा वो उठाए और अपने मूल काम को ना करे। अभी क्या है कि हजारीबाग के जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपना स्कूल चला रहे हैं। अब अगर वो अपना स्कूल चलाएंगे और सरकारी स्कूल की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी तो उनके स्कूल में पढ़ने के लिए कौन जाएगा। बीच में तो एक चर्चा हम ये भी कर रहे थे कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके घर के लोग स्कूल खोले और स्कूल बहुत अच्छा किया। स्कूल 200 बच्चों से स्कूल शुरू हुआ, आज 20,000 बच्चों तक स्कूल पहुंच गया। एक बच्चों का स्कूल से प्रारंभ हुआ, वो स्कूल जो है हाई स्कूल में तब्दील हो गया और झारखंड के विभिन्न शहर में स्कूल खुलने लगा। तो मेरा कहना है कि जब उनके घर के लोग इतने काबिल हैं तो उन्हें ही यहाँ का सांसद विधायक बना दिया जाए ताकि वो सरकारी स्कूल का भी उसी तरीके से सुधार कर दें और सरकारी स्कूल में भी बच्चों का उसी तरीके से परवरिश होने लगे। काहे कि हम आपको बता रहे हैं, कई एक बीच में रोक रहे हैं आपको कि कई ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप फेसबुक पर ये बात लिखते हैं कि अगर सरकारी तंत्र के जो लोग हैं अधिकारी हैं अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तो वो सुधर सकता है सरकारी स्कूल भी। क्या ऐसा संभव है? एकदम। अगर इस बात को अगर देखा जाए तो वो अपने बच्चे को पढ़ाए तो खैर बहुत अच्छी पहल होगी जी। उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे प्रतिनिधि, हमारे जनप्रतिनिधि से लेकर के हमारे सरकारी पदाधिकारी जो है वो सरकारी स्कूल के किसी कार्यक्रम में वो जाने को तैयार नहीं होते। उनको लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो गंदा रहते हैं, उनसे उनको बदबू आती है। मगर वही जनप्रतिनिधि, वही सरकारी पदाधिकारी जो है वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल के कार्यक्रमों में भागीदार हिस्सा लेते हैं। आप हजारीबाग के जनप्रतिनिधि को अगर देखेंगे तो पिछले 10 वर्षों में हजारीबाग के सांसद हो चाहे विधायक हो, आप उनको उनका फंड निकाल करके देख लीजिए कि सरकारी विद्यालयों के लिए चाहे सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए उनका या उनके फंड में क्या योगदान रहा है। ये जो नशा की बात हम आपसे पूछे, नशा जिस तरीका से आज के 14 वर्ष के बच्चे, 12 वर्ष के बच्चे यहाँ नशा मुक्ति केंद्र एक भी नहीं हुआ करता था, आज 8-8, 9-9 नशा मुक्ति केंद्र खोल के बैठा हुआ है लोग। आखिर इतना जोर, इतना स्पीड से ये उड़ता पंजाब बनते जा रहा है, इसके रोकथाम के लिए या फिर कुछ ऐसा कोई उपाय हो जिससे ये रुके, ऐसा कुछ आप लोग के दिमाग में सरकार की तरफ से कुछ ऐसा नोटिस हो, ऐसा दबाव हो, प्रेशर हो गवर्नमेंट पे ताकि इस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बना के इसको रोका जा सकता है, ऐसा कुछ है क्या दिमाग में? देखिए ये तो बहुत शर्मनाक विषय है दीपक जी। हजारीबाग का जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वो इस तरीके से बदला है। नशा को लेकर के इस तरीके से आप किसी भी चौक चौराहे पे चले जाइए, आपको नशा जो है वो सबसे सुगम तरीके से उपलब्ध हो जाएगा। और सबसे दुखद स्थिति है कि सरकार में हम लोग होने के बावजूद हम लोग तो बीच बीच में आवाज उठाते हैं, मगर यहाँ विपक्ष के लोग जो हैं इस पे आवाज उठाते नहीं है। बहुत बार तो लगता है कि कहीं विपक्षी तो इस तरीके का कारनामा में शामिल नहीं है, चाहे नशा के धंधा में तो वही लोग तो नहीं है, इसीलिए तो कुछ भी बोलने से गुरेज कर रहे हैं। और मैं सरकार हमारी है, मैं फिर भी मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अगर इस पे रोक नहीं लगाया गया तो हम लोग किसी भी स्तर पे जाकर के आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि आज हम लोग सबके बीच में ये जन जागरण की बहुत जरूरी है, हमारे बीच में चेतना जगाने की जरूरी है, अपने बच्चों को देखने की जरूरी है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। देखिए, आप कितना भी आंदोलन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको अपने बच्चों का ख्याल तो आपको खुद रखना पड़ेगा। गार्जियन का बहुत अहम रोल है, स्कूल का अहम रोल है। बीच में क्या है कि कुछ चिकित्सक के साथ हम कुछ स्कूल में गए थे, वहां के बच्चों में इसको लेकर के हम लोग अवेयरनेस का कैंप भी चलाए हैं। और आगे मेरा प्रयास है कि हम किसी भी मनोचिकित्सक को बुलाएं और मनोचिकित्सक के साथ हर स्कूल में हम जाएं। देखिए, ये नशा की वजह से हो क्या रहा है ना कि नशा की वजह से आत्महत्या करने की भी प्रवृत्ति हजारीबाग कई लोग नशा की वजह से आत्महत्या कर लिया और सुरक्षा केंद्र में भी लोग। और खाली यही नहीं दीपक जी, नशा करने वालों की वजह से क्या है ना कि हजारीबाग में विधि व्यवस्था का भी स्थिति जो है बहुत खराब होते जा रहा है। अभी क्या है कि किसी बच्चे को नशा करने के लिए कहीं से पहले तो पैसा का व्यवस्था किया, अगर उसको नशा करने के लिए नहीं मिल रहा है तो हजारीबाग में जो स्नैचिंग का जो घटना जो लगातार बढ़ रहा है, कई चोरी डकैती छिनतई, ये नशा का ही प्रकोप है। अगर पैसा नहीं है तो छिन छान तो पहला। और नशा मुक्ति केंद्र का तो बहुत जरूरत है, सरकार की इसमें पहल एकदम होनी चाहिए।
और जैसे हम लोगों को मौका मिलेगा या हम उस स्तर पे रहेंगे तो इसके लिए ये जो है हमारा सबसे प्रायोरिटी पे ये काम रहेगा। अच्छा, आप पूरे बाजार में क्या पूरे मतलब सदर विधानसभा क्षेत्र में ये बात छन के आ रहा है, कई लोगों ने हमसे पूछा भी है कि ये धीरज जी जो हैं वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपसे हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन कई आपके जो पार्टी के लोग हैं आपसे भी संपर्क किए होंगे और वे बड़े दमदार लोग भी हैं, वे लोग भी ताल ठोक रहे हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, चुनाव हम लड़ेंगे। और कई लोग कांग्रेस के टिकट के लिए भाग दौड़ भी कर रहे हैं। उस भाग दौड़ में आप भी हैं, काफी दमदार लोग भी हैं, पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं। वैसे लोग के आगे आप क्या टिक पाएंगे? दीपक जी देखिए, दमदार तो कोई नहीं है। अगर हम सालीन हैं, शरीफ हैं, सज्जन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। सालीन व्यक्ति जो है वो सबसे दमदार होता है। एक चीज और पूछ रहे थे आपसे, लगले हाथ कि लोग बोलते हैं कि वो इस राजनीतिक में टिकेगा नहीं, क्योंकि सीधा साधा आदमी है और जिस तरीका से आप बोले कि सालीन है, और ये कुछ लोग भी बोलते हैं कि सीधा साधा लोग हैं, उनको राजनीतिक रास नहीं आता। लेकिन आपका जो इतिहास है 94-96 मतलब 94-95 से आप राजनीति करें, 30 वर्ष की जो आपका राजनीतिक जीवन सफर है, राजनीतिक सफर है आपका, बहुत अनुभव भी होगा। लेकिन ऐसे लोग क्यों कहते हैं कि आप सीधा आदमी हैं, अगला के सामने आप टिक नहीं पाएंगे? देखिए वही चीज हम बोल रहे हैं कि जो सीधा आदमी है, सज्जन आदमी हो, कमजोर नहीं होता है। हमारे जो भी विरोधी हैं, चाहे शुभचिंतक, उनको लगता है कि शरीफ आदमी कमजोर होता है, तो अपना गलतफहमी को दूर कर ले। नहीं, एक तो और बात बोल देता आपको, एक फिल्म आया था घायल, याद होगा? घायल फिल्म में वो बहुत सीधा रहता सनी देओल, लेकिन वो सीधा का लोग समझता है बहुत सीधा, लेकिन उसको जब दुख होता है, तकलीफ होता है और उस पर जब अत्याचार होता है तो एकदम इतना खूंखार हो जाता है। वो फिल्म से सीखने की चीज है। और आपसे ये सवाल का जवाब क्यों बोलता है लोग आपको बहुत सीधा साधा है क्या नहीं कि हम खूंखार तो खैर कभी नहीं होंगे, है क्या कि जनता का काम से मतलब है। तो आप जो बात बोल रहे हैं कि दमदार, तो दमदार हमसे कोई नहीं है। अगर दम दिखाने की जरूरत होगी जनता के बीच में, जनता का काम करने के लिए दम दिखाने की जरूरत होगा, तो हजारीबाग में कोई भी नहीं है जो कि हमारे सामने टिकेगा। हाँ, जहां तक रहा साधन संपन्न का, तो इस चीज को आप बोल सकते हैं, इस चीज को हम भी मानते हैं कि हजारीबाग में जितने लोग हैं वो ज्यादा साधन संपन्न लोग हैं, 4-4, 5-5 गाड़ियों से चलते हैं। हाँ, अभी जब वो किसी पद पे नहीं है तो 4-5 राइफलमैन को साथ में लेकर के चलते हैं। दीपक जी, आप हजारीबाग के रहने वाले हैं, पिछले 40-45 वर्षों से आप देखेंगे, पहले तो रहमान साहब यहाँ से विधायक मंत्री हुए। रहमान साहब बहुत सालीन व्यक्ति थे, एच एस रहमान बहुत सालीन व्यक्ति थे। कुर्ता और लुंगी पहन के, जब हम लोग छोटा थे, कुर्ता और लुंगी पहन करके वो बाहर बैठे हुए रहते थे कुर्सी पर। कोई भी उधर से गुजरता था तो मंत्री होने के बावजूद उनसे आप सीधा संपर्क कर सकते थे, उनसे बातचीत कर सकते थे। हमारे राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, मगर देवदयाल कुशवाहा जी को भी आप देखे होंगे, वो भी बहुत सालीन व्यक्ति थे, धोती कुर्ता पहनते थे। हाँ। मगर क्या है कि उनका सालीनता उनका कमजोरी नहीं था। उसके बाद आप देखे होंगे कि सौरभ नारायण सिंह आए। सौरभ नारायण सिंह भी बहुत सालीन व्यक्ति थे, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। सौरभ नारायण सिंह एक यहाँ से राजा के परिवार से आते हैं, मगर उनका सालीनता जो है वो भी कभी 10 गाड़ी लेकर के, काफिला लेकर के वो नहीं चलते थे, ना 10 राइफल लेकर के चलते थे। और वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं और विधायक भी हैं, उनसे हमारी राजनीतिक विरोध हो सकती है, उनके नीतियों से विरोध हो सकता है, मगर उनके सालीनता का तो हम विरोध नहीं कर सकते हैं। आज के तारीख में वो इतने सक्षम है कि चाहे तो वो 100 गाड़ियों का काफिला से चल सकते हैं। मगर हजारीबाग के लोग जो है ना, वो हजारीबाग के लोग सालीन लोगों को पसंद करते हैं। हजारीबाग का जो संदर्भ आप बगल के विधानसभा क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां आपको लगेगा कि जो लाठी लेकर के खड़ा वही मजबूत है, पर हजारीबाग का जो सालीन आदमी है वही मजबूत है, वही काम करेगा। और जो जिनको भी ये गलतफहमी के जो शिकार है कि धीरज बहुत सीधा है, सालीन है, तो आज के राजनीतिक परिदृश्य में वो देख रहे होंगे शायद, वो देख रहे होंगे शायद, और आपकी बात को समझ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। नहीं तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनको सचेत कर देना चाहते हैं कि हमारा शराफत को मेरा कमजोरी मत समझिए। हम जहां खड़ा हो जाएंगे लाइन वहीं से लगेगा। आप अपने दिमाग में इस चीज को एक लास्ट सवाल आपसे है मेरा, कि अगर चूंकि हजारीबाग को दूसरा अयोध्या कहा जा सकता है और यहाँ वार्ड पार्षद से लेकर के विधायक और सांसद भी लोग हिंदुत्व के आधार पे इसको यहाँ जिता, भले
मथुरा और आपके बनारस में कुछ भी हो सकता है, अयोध्या में कुछ हो सकता है, लेकिन इस दूसरी अयोध्या में लगातार यहाँ से भाजपा के लोग जीतते आ रहे हैं। ऐसे में आप लोग क्या उनको टक्कर दे सकेंगे? देखिए, ये बहुत सौभाग्य का बात है कि हजारीबाग जो है वो धार्मिक शहर है। ये हम लोग सबके लिए बहुत सौभाग्य का बात है। मगर सबसे अफसोस का बात क्या है ना कि यहाँ पर अगर कोई यज्ञ होगा, यहाँ पर कोई मजार का बात होगा, कोई मंदिर का बात होगा, कोई मस्जिद का बात होगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो आपको वहां दिखाई देंगे, वहां घूमते फिरते दिखाई देंगे। हजारीबाग में किसी भी स्कूल का बात हो जाए, शिक्षा का बात हो जाए, एक भी जनप्रतिनिधि आपको वहां पे नहीं दिखेंगे। तो धर्म के नाम पर लोगों को सब ठग रहे हैं, इसीलिए इसको दूसरी अयोध्या कहा जाता है। देखिए अगर ये दूसरी अयोध्या है तो अयोध्या में जो है वो भाजपा जो है ये उसको अयोध्या को समझा कि हम अयोध्या में राम को हम लेकर के आ रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि राम हम लोग सबको लेकर के आए हैं। हम लोग सबको जो लेकर के आए हैं उनको गलतफहमी था कि वो उनको लेकर के आए हैं। इसीलिए अयोध्या की जनता बहुत प्रबुद्ध है, उनको बाहर का रास्ता दिखाई है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, भाजपा वालों को भी आश्वस्त करते हैं कि हजारीबाग जो है, जैसे अयोध्या में आपको बाहर का रास्ता अयोध्या की जनता ने दिखाया है, उसी तरीके से हजारीबाग की जनता भी आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी और अयोध्या होते हुए गुजरात की तरफ आप मुड़ जाएंगे। तो आज हमारे साथ धीरज जी थे यहाँ पे स्टूडियो में, और हम लगातार इनकी बातों को जनता तक पहुंचाते रहेंगे। ये कैंडिडेट हो सकते हैं कांग्रेस का, और कई लोग भी दावेदार हैं, उसमें धीरज जी भी हैं। तो इस कार्यक्रम को हम लगातार चलाते रहेंगे और इनकी बातों को जनता तक पहुंचाते रहेंगे। ये आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धीरज जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आए। सो थैंक यू, धन्यवाद।